गोबेकली टेपे के प्राचीन पत्थर के स्तंभों के नीचे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने कुछ ऐसा खोजा है जो मौजूद नहीं होना चाहिए था। उन्नत त्रिआयामी स्कैनिंग तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पैटर्न पहचान का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने मंदिर परिसर में जमीन के नीचे छिपी हुई चीजों का मानचित्रण किया है। एआई द्वारा खोजी गई इस चीज ने पुरातत्व समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। मुख्य परिसर के नीचे एक खाली जगह है, एक खोखला स्थान जो किसी भी प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना से मेल नहीं खाता। स्थल से निकाले गए तलछट की परतों के कंप्यूटर विश्लेषण से कुछ और भी चौंकाने वाली बात सामने आई है। 70 वर्षों से हम गोबेकली टेपे को मंदिर कहते आ रहे हैं, लेकिन मंदिर तो पूजा स्थल होते हैं। स्कैन से जो पता चल रहा है उससे संकेत मिलता है कि यह जगह वास्तव में कहीं अधिक भयावह थी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उन विशाल पत्थर के स्तंभों के नीचे छिपी हुई चीज को खोज निकाला है। दक्षिण पूर्वी तुर्की में सानलियोर्फा शहर के पास एक पहाड़ी है जिसने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया है। जब जर्मन पुरातत्वविद क्लाउस श्मिट ने 1995 में गोबेकली टेपे की खुदाई शुरू की तो उन्होंने गोलाकार घेरों में व्यवस्थित विशाल टी आकार के चूना पत्थर के स्तंभों का पता लगाया, जिन पर शेरों, लोमड़ियों, बिच्छुओं, गिद्धों और सांपों की जटिल नक्काशी की गई थी। यह स्थल 9600 ईसा पूर्व यानी 11600 वर्ष पूर्व का है। यह स्टोनहेंज से 6000 वर्ष और मिस्र के पिरामिडों से 7000 वर्ष पूर्व का है। इसका निर्माण मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले, पहिए के आविष्कार से पहले, धातु के काम से पहले और कृषि के आविष्कार से पहले हुआ था। मानव विकास के हर मॉडल के अनुसार यह असंभव था। घुमंतू शिकारी संग्रहकर्ताओं के पास विशाल वास्तुकला का निर्माण करने की संगठनात्मक क्षमता या तकनीकी ज्ञान नहीं होना चाहिए था। फिर भी यह यहां खड़ा है। 20 वृत्ताकार घेरे जिनमें 50 टन तक के वजन वाले स्तंभ लगे हैं, जिन्हें इतनी सटीकता से तराशा गया है कि आधुनिक पत्थर के कारीगरों को भी चुनौती मिलती है। श्मिट ने इसे दुनिया का पहला मंदिर कहा था, एक ऐसा स्थान जहां शिकारी संग्रहकर्ता धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मिलते थे, शायद संगठित धर्म का जन्म स्थान भी। यह व्याख्या दशकों से पुरातात्विक चिंतन पर हावी रही है, लेकिन 2025 के स्कैनिंग सत्र ने कुछ ऐसा उजागर किया जो श्मिट ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसी बात जो इस स्थल पर 12,000 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को बदल देती है। यह महत्वपूर्ण खोज तब संभव हुई जब जर्मनी और तुर्की की संयुक्त शोध टीम ने पुरातात्विक स्थल पर अब तक का सबसे उन्नत ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम तैनात किया। सतह के नीचे की भूविज्ञान संबंधी विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित एआई संचालित विश्लेषण सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर स्कैन ने दिखाई देने वाली संरचनाओं के नीचे मौजूद चीजों का एक संपूर्ण त्रिआयामी मानचित्र तैयार किया। और कंप्यूटर ने जो खोजा वह भयावह है। गोबेकली टेपे एक विशाल स्थल है। दिखाई देने वाली खुदाई कुल स्थल के केवल 5 से 10% हिस्से को ही कवर करती है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से पुष्टि होती है कि कम से कम 20 और गोलाकार घेरे टन मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक में संभवतः दर्जनों विशाल नक्काशीदार स्तंभ मौजूद हैं। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ध्यान इस ओर नहीं गया। जब तंत्रिका नेटवर्क ने भूमिगत स्कैन में घनत्व भिन्नताओं का विश्लेषण किया तो उन्होंने स्थल पर सबसे बड़ी और सबसे जटिल संरचना बाड़े डी के नीचे कुछ असामान्य पाया।
केंद्रीय स्तंभों के ठीक नीचे लगभग 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा एक खाली स्थान है। इसकी ज्यामिति इतनी नियमित है कि यह प्राकृतिक नहीं लगती। दीवारें बहुत सीधी हैं। यह एक कृत्रिम स्थान है जिसे जानबूझकर चट्टान को खोद कर बनाया गया है और फिर ऊपर से ढक दिया गया है। लेकिन यहां वह बात थी जिससे शोध दल को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। एआई की घनत्व मैपिंग ने न केवल खाली जगह का पता लगाया बल्कि उसके अंदर मौजूद चीजों का भी पता लगाया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जमीन में विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजकर और उनके वापस आने की गति को मापकर काम करता है। विभिन्न पदार्थ अलग अलग पैटर्न दर्शाते हैं। ठोस चट्टान एक पैटर्न दर्शाती है जबकि खाली हवा दूसरा पैटर्न दर्शाती है। जैविक पदार्थ कुछ और ही चीज उत्पन्न करते हैं और एआई ने उस शून्य के भीतर जैविक संकेतों का पता लगाया, न कि खाली स्थान का। वहां कुछ तो है। एल्गोरिदम ने प्राप्त संकेतों की तुलना ज्ञात सामग्रियों के अपने डेटाबेस से की। सबसे करीबी मिलान ऑक्सीजन रहित वातावरण में संरक्षित जैविक अवशेष, ममीकृत ऊतक, शुष्क हड्डियां और ऐसी सामग्री थी जो हजारों वर्षों से हवा और नमी से दूर सीलबंद रही हो और सामान्य अपघटन से सुरक्षित रही हो। इसके परिणाम टीम के लिए किसी आघात से कम नहीं थे। यदि उस कक्ष में संरक्षित अवशेष मौजूद हैं, यदि ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण ने सामान्य क्षय को रोका है, तो 12,000 वर्ष पूर्व उस रिक्त स्थान में जो कुछ भी रखा गया था वह शायद अभी भी वहीं मौजूद हो। अक्षुण्ण, संरक्षित, प्रतीक्षा। आधुनिक फोरेंसिक टीमें संरक्षित ऊतकों से डीएनए निकाल सकती हैं। वे खोपड़ियों से चेहरे का पुनर्निर्माण कर सकती हैं। वे मृत्यु का कारण, आहार, बीमारियों का इतिहास, यहां तक कि पारिवारिक संबंध भी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अक्षुण्ण अवशेषों की आवश्यकता होती है, न कि तलछट में बिखरे हुए सूक्ष्म टुकड़ों की। और स्कैन से पता चलता है कि वहां ठीक वही मौजूद है। तुर्की के संस्कृति मंत्रालय ने इस कक्ष के सटीक निर्देशांक गोपनीय रखे हैं। केवल मुख्य शोध दल को ही इसकी सटीक स्थिति का पता है। वे लूटपाट, अनधिकृत खुदाई और स्थल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लेकिन एक और चिंता है जिसे वे खुलकर नहीं कहते। क्या होगा अगर उस कक्ष में जो कुछ भी है वह मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ को अब तक मिली जानकारी से भी कहीं अधिक चुनौती दे? क्या होगा अगर इसे इतनी सावधानी से सील करने का कारण केवल संरक्षण नहीं बल्कि रोकथाम भी हो? एआई ने इस खालीपन के संकेत की तुलना अपने डेटाबेस में मौजूद हजारों ज्ञात पुरातात्विक विशेषताओं से की। सबसे करीबी मिलान सामूहिक कब्रों और प्राचीन अस्थि भंडारों से हुआ, जो हड्डियों के भंडार थे जहां शवों से मांस निकालने के बाद उन्हें रखा जाता था। लेकिन जो बात इसे भयावह बनाती है वह यह है, जब शोधकर्ताओं ने इस खाली जगह के ठीक ऊपर से तलछट के नमूने निकाले और उनका सूक्ष्मदर्शी से विश्लेषण किया, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। हड्डियों के टुकड़े, हजारों हजारों सूक्ष्म अस्थिकण जो नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रल विश्लेषण के तहत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एआई एल्गोरिदम ने उनकी गिनती की और उन्हें वर्गीकृत किया। मानव अस्थि, रिक्त स्थान के ठीक ऊपर की परतों में सांद्रता सबसे अधिक है और बाड़े डी से दूर जाने पर धीरे धीरे कम होती जाती है। यह ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा कि आप तब उम्मीद करेंगे जब इस स्थान पर लंबे समय तक मानव अवशेषों का प्रसंस्करण किया जा रहा हो। लेकिन रुकिए, क्योंकि मामला और भी गंभीर है। तलछट के रासायनिक विश्लेषण से विघटित मानव ऊतकों के अनुरूप कार्बनिक यौगिकों का पता चलता है। फोरेंसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ने विघटित हीमोग्लोबिन से मेल खाने वाले पैटर्न में
लौह ऑनक्साइड के सूक्ष्म तत्वों का पता लगाया जो किसी एक घटना से नहीं बल्कि वर्षों, संभवतः शताब्दियों तक बार बार संपर्क में आने से उत्पन्न हुए थे। सांद्रता का स्तर इंगित करता है कि यह आकस्मिक नहीं था। यह मानव शरीरों का व्यवस्थित औद्योगिक पैमाने पर प्रसंस्करण था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्राप्त रासायनिक मानचित्रण ने एक कदम और आगे बढ़ाया। दर्जनों तलछट नमूनों से प्राप्त द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री डेटा का उपयोग करते हुए तंत्रिका नेटवर्क ने कार्बनिक अवशेषों में मौसमी भिन्नताओं का पता लगाया। शरद ऋतु के अंत और शीत ऋतु के आरंभ से संबंधित परतों में उच्च सांद्रता और वसंत और ग्रीष्म ऋतु की परतों में निम्न सांद्रता पाई गई। यह आकस्मिक नहीं था। शवों को संसाधित करने की प्रक्रिया एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती थी। वर्ष के विशिष्ट समय होते थे जब समूह एकत्रित होते थे, जब शवों को स्थल पर लाया जाता था और जब अनुष्ठान तीव्र हो जाते थे। यह क्रम कई स्तरों में सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पंचांग का पालन करते हुए हर साल एक ही समय पर मृतकों की अंतिम संस्कार प्रक्रिया करते हुए उन परंपराओं को कायम रखता है जिन्हें समझना हमारे लिए मुश्किल है। सांद्रता का स्तर बताता है कि यह आकस्मिक नहीं था। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। यह मानव शरीरों का औद्योगिक पैमाने पर प्रसंस्करण था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किए गए भूवैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि इस खाली स्थान को तरल पदार्थों को इकट्ठा करने और धारण करने के लिए बनाया गया था। इसका तल एक केंद्रीय गड्ढे की ओर ढलानदार है। चट्टान में खांचे खुदे हुए हैं जो उस स्थान से दूर जाते हैं। यह कोई दफन कक्ष नहीं था। यह एक जल निकासी प्रणाली थी। इसका मतलब समझिए, हम गोबेकली टेपे को एक मंदिर, शांतिपूर्ण पूजा और आध्यात्मिक चिंतन का स्थान कहते रहे हैं, लेकिन सतह के नीचे की स्कैनिंग और तलछट के फोरेंसिक विश्लेषण से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। यह सुविधा मृतकों को दफनाने, उन्हें संसाधित करने, रूपांतरित करने या तराशने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके साथ व्यवहार करने, उन्हें संभालने के लिए भी थी। और यहीं पर भौतिक साक्ष्य को नकारना असंभव हो जाता है। 2017 में जैव पुरातत्वविदों की एक टीम ने साइंस एडवांसेस में एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसने अकादमिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने गोबेकली टेपे से बरामद 691 मानव अस्थि खंडों का विश्लेषण किया था। इन खंडों में 3 वयस्क खोपड़ियां भी शामिल थीं, जिनमें ऐसे परिवर्तन पाए गए थे जो दुनिया भर में किसी भी नवपाषाणकालीन स्थल पर पहले कभी दर्ज नहीं किए गए थे। मृत्यु के बाद इन खोपड़ियों में जानबूझकर परिवर्तन किए गए थे। माथे से लेकर खोपड़ी के ऊपरी हिस्से से होते हुए पीछे तक की हड्डी पर गहरी लकीरें खुदी हुई थीं। ये सतही खरोंचें नहीं थीं। ये पत्थर के औजारों से बनाई गई गहरी नालियां थीं, जिन्हें हड्डी के सूखने और सख्त होने से पहले, जब वह अभी ताजा थी, तब उकेरा गया था। एक खोपड़ी, जिसे खोपड़ी एक नाम दिया गया है, पर कुछ और भी खास है। खोपड़ी के बाईं ओर एक सटीक रूप से तराशा गया छेद बिल्कुल गोलाकार सतह पर 6.7 मिलीमीटर चौड़ा, जो हड्डी में प्रवेश करते हुए 5 मिलीमीटर तक पतला होता जाता है। इस छेद को असाधारण सावधानी से बनाया गया था। जब आप इसमें से एक डोरी पिरोते हैं तो खोपड़ी सीधी आगे की ओर लटक जाती है। यह कोई आकस्मिक क्षति नहीं थी। इसे प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। कटे हुए निशानों के सूक्ष्म विश्लेषण से हमें ठीक-ठीक पता चलता है कि यह काम कब किया गया था। हड्डी में ठीक होने के कोई संकेत नहीं है, न ही जीवित रहते हुए काटे जाने के कोई निशान हैं। लेकिन हड्डी की लोच और पत्थर के औजारों द्वारा सतह को विकृत करने का तरीका यह साबित करता है कि ये बदलाव मृत्यु के तुरंत बाद, जब ऊतक अभी ताजा था, तब किए गए थे।
फोरेंसिक मानव विज्ञानी इसे पेरीमॉर्टम मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी सडन शुरू होने से पहले ताजी हड्डी पर काम करना। और इन शवों के साथ क्या हुआ, इसके और भी सबूत मिले हैं। 40 खोपड़ी के टुकड़े जो घटना स्थल पर मिले खोपड़ी के सभी टुकड़ों का लगभग 10% हैं, उनमें बहुत विशिष्ट स्थानों पर कट के निशान दिखाई देते हैं। टेम्पोरलिस मांसपेशी के जुड़ाव, बिंदु मैस्टॉइड प्रोसेस, जहां गर्दन की मांसपेशियां जुड़ती हैं, खोपड़ी के आधार पर स्थित ऑक्सीपिटल रिड्ज। ये ठीक वही स्थान है जहां आप हड्डी से मांस अलग करने के लिए काटेंगे। मांस को हटाकर साफ सफेद हड्डी को अलग करना। गर्दन की 2 ग्रीवा कशेरुकाओं पर कटे हुए निशान मिले हैं, जो सिर धड़ से अलग किए जाने के संकेत देते हैं। सिर को शरीर से अलग करने के लिए पत्थर के ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कशेरुकाओं के बीच के कोमल ऊतकों को काटा गया था। फोरेंसिक विश्लेषण से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। गर्दन की रीढ़ की हड्डी पर बने कट के निशान कई बार किए गए वारों को दर्शाते हैं। एक साफ सुथरी हत्या के विपरीत, जिसमें एक ही जोरदार वार से सिर धड़ से अलग हो जाता है, ये कट सावधानी पूर्वक, नाजुक और लगभग शल्य चिकित्सा की तरह है। यह काम जल्दी में नहीं किया गया था। यह हिंसक ढंग से नहीं किया गया था। इसे सावधानी और सटीकता से किया गया था, मानो शरीर से सिर को अलग करना अपने आप में एक अनुष्ठानिक क्रिया हो, जिसके लिए विशिष्ट तकनीक और समय की आवश्यकता होती है। प्रायोगिक पुरातत्व ने नवपाषाण युग के पत्थर के औजारों का उपयोग करके इन कटाई के निशानों को दोहराने का प्रयास किया है। इस तरह से सिर को शरीर से पूरी तरह अलग करने में 15 से 20 मिनट तक लगातार सावधानी पूर्वक काटना पड़ता है। यह कत्लेआम नहीं बल्कि एक रस्म है। और एक और बात है जिस पर फोरेंसिक टीम ने ध्यान दिलाया है। खोपड़ी के कुछ टुकड़ों में मांस हटाने के बाद सफाई के प्रमाण मिलते हैं। केवल सफाई ही नहीं बल्कि पॉलिश भी की गई थी। हड्डियों की सतहों को बारीक रेत या किसी अन्य कोमल अपघर्षक से घिसा गया था, जिससे गिद्धों की चोंच और पत्थर के औजारों द्वारा छोड़ी गई खुरदरी बनावट चिकनी हो गई थी। किसी ने मांस हट जाने के बाद इन खोपड़ियों पर घंटों काम किया, उन्हें भयानक अवशेषों से चिकनी सफेद वस्तुओं में बदल दिया, जो नक्काशी छेद करने और प्रदर्शन के लिए तैयार थीं। प्रत्येक खोपड़ी पर किया गया श्रम चौंका देने वाला है। यह अब मंदिर जैसा कम और किसी अन्य चीज जैसा अधिक प्रतीत होता जा रहा है। यह एक शव गृह था, जहां शवों को व्यवस्थित रूप से संसाधित किया जाता था। मांस निकाला जाता था, हड्डियों को साफ किया जाता था, खोपड़ियों को संशोधित किया जाता था और प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता था। और जो बात इसे और भी भयावह बनाती है वह यह है कि गोबेकली टेपे में पाए गए सभी मानव अस्थि टुकड़ों में से 59% खोपड़ी के टुकड़े हैं। एक सामान्य दफन स्थल में खोपड़ी की सामग्री अवशेषों का लगभग 15% हिस्सा होने की उम्मीद की जाती है। गोबेकली टेपे में यह लगभग 60% है। यह सकारात्मक चयन है। वे खोपड़ियों को रख रहे थे और कंकाल के बाकी हिस्सों को फेंक रहे थे। खोपड़ियां महत्वपूर्ण थीं। खोपड़ियां ही मुख्य बात थीं। और एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे एआई विश्लेषण ने उजागर किया है। गोबेकली टेपे में आज तक एक भी संपूर्ण मानव दफन स्थल नहीं मिला है। न तो कोई साबुत कंकाल मिला है, न ही कब्र में रखी कोई वस्तु, और न ही इस बात का कोई सबूत है कि लोगों को उस तरह से दफनाया गया था जैसे कि इस क्षेत्र के समकालीन नवपाषाणकालीन स्थलों पर पाया जाता है। मात्र टुकड़े, मात्र अंश, खोपड़ियां जिन्हें तराशा गया था, छेदा गया था और किसी चीज के लिए तैयार किया गया था, जिन शवों को सुनियोजित तरीके से क्षत विक्षत किया गया और उनके शरीर से मांस नोच लिया गया। मंदिर में अपने सम्मानित मृतकों के साथ
ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, यह बिल्कुल अलग बात है। इसे समझने के लिए हमें पूरे स्थल पर स्थित सबसे प्रसिद्ध नक्काशीदार स्तंभ को देखना होगा। स्तंभ संख्या 43, गिद्ध पत्थर। संलग्नक डी में ठीक उस स्थान के ऊपर जहां ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने उस संदिग्ध खाली जगह का पता लगाया था, एक चूना पत्थर का स्तंभ खड़ा है, जिस पर गोबेकली टेपे में अब तक पाई गई सबसे जटिल नक्काशी है। नक्काशी के केंद्र में एक विशाल गिद्ध है जिसके पंख फैले हुए हैं, और यह एक गोले के ऊपर स्थित है जिसे पुरातत्वविदों ने अब मानव सिर के रूप में पहचाना है। गिद्ध के नीचे एक मानव आकृति है, लेकिन उसका सिर नहीं है। यह आकृति एथिफैलिक है, शारीरिक रूप से पुरुष की है, जिसमें एक सीधा लिंग है, लेकिन जहां सिर होना चाहिए वहां कुछ भी नहीं है। बस एक गर्दन है जो अचानक समाप्त हो जाती है। इन केंद्रीय आकृतियों के चारों ओर बिच्छू सांप और ज्यामितीय एच आकार के प्रतीक हैं, जिन्हें कुछ शोधकर्ता द्वार या प्रवेश द्वार के रूप में व्याख्या करते हैं। कई वर्षों तक पुरातत्वविदों ने इस दृश्य के अर्थ पर बहस की। क्या यह पौराणिक कथा थी, अनुष्ठानिक प्रतीकवाद, अमूर्त कला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विश्लेषण और मृत्यु संबंधी प्रथाओं पर नृवंश विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संयोजन से कुछ कहीं अधिक स्पष्ट बात सामने आई है। यह अमूर्त प्रतीकवाद नहीं है, बल्कि एक निर्देश पुस्तिका है। कुछ विशेष प्रकार की मृत्यु प्रथाओं में गिद्धों की विशेष भूमिका होती है। तिब्बती आकाश अंत्येष्टि पारसी धर्म में शव को खुला छोड़ने की प्रथा और कैटालहोयुक जैसे अन्य नवपाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार गिद्धों का उपयोग हड्डियों से मांस साफ करने के लिए किया जाता है। शव को खुले स्थान पर रखा जाता है, जहां सफाई करने वाले पक्षी उसे खा जाते हैं, और कुछ ही घंटों में गिद्ध वह काम कर देते हैं जिसे प्राकृतिक अपघटन में महीनों लग जाते हैं। गोबेकली टेपे के कुछ हजार साल बाद कैटालहोयुक में भित्ति चित्रों में गिद्धों को सिर कटे मानव शवों को खाते हुए दिखाया गया है। इस समानता को नजरअंदाज करना असंभव है। स्तंभ 43 ठीक वही दर्शा रहा है जो इस स्थल पर हुआ था। गिद्ध सिर को ले जा रहा है, जो आत्मा के प्रस्थान का प्रतीक है। नीचे पड़ा सिर विहीन शरीर भौतिक अवशेषों के प्रसंस्करण को दर्शाता है। यह शवों को मांस नोचने के लिए पक्षियों के सामने ने अनुष्ठानिक रूप से उजागर करने की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के स्थानिक विश्लेषण से कुछ ऐसा पता चला है जो इस व्याख्या को और भी अधिक विश्वसनीय बनाता है। पैटर्न पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए तंत्रिका नेटवर्क ने पूरे स्थल पर प्रत्येक स्तंभ पर उत्कीर्ण प्रत्येक प्रतीक की सटीक स्थिति का मानचित्रण किया। जब उन्होंने अन्य विशेषताओं के सापेक्ष स्तंभ 43 की स्थिति का विश्लेषण किया तो उन्हें कुछ आश्चर्यजनक मिला। यह स्तंभ ठीक उस स्थान के ऊपर स्थित है जहां भूमिगत रिक्त स्थान का पता चला था, और भी बहुत कुछ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने स्तंभ 43 पर उकेरे गए गिद्ध के सटीक कोण का विश्लेषण किया और पाया कि यह किसी विशिष्ट चीज से मेल खाता है। जब आप स्तंभ पर खड़े होकर उस दिशा में देखते हैं जिस दिशा में गिद्ध का मुख है, तो आप सीधे धनु राशि नक्षत्र के उदय बिंदु को देख रहे होते हैं, जैसा कि यह 11,000 वर्ष पूर्व दिखाई देता होगा। धनु राशि वर्ष के केवल एक विशेष समय यानी शरद ऋतु के अंत में उस विशिष्ट बिंदु पर उदय होती है। यह वह मौसम है जब ठंडी हवा में शव धीरे धीरे विघटित होते हैं, जब शीतकालीन प्रवास से पहले गिद्ध सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, और जब अवशेषों का अंतिम संस्कार सबसे व्यावहारिक और पवित्र होता है। यह स्तंभ केवल उस शून्य के स्थान को ही नहीं दर्शाता, बल्कि उस समय को भी दर्शाता है।
वह मौसम जब मृतकों को यहाँ लाया जाता था, जब अनुष्ठान शुरू होते थे, जब गिद्ध एकत्रित होते थे। गिद्ध की नक्काशी उस स्थान को चिह्नित करती है। यह एक स्मारक पत्थर है, एक संकेत है जो बताता है कि इस स्तंभ के नीचे मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। इसके नीचे का खाली स्थान न तो प्राकृतिक संरचना है और न ही बाद में जोड़ा गया है। इसे मूल संरचना के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य ऊपर जमीन पर संसाधित किए जा रहे शवों से निकलने वाले तरल पदार्थ और अवशेषों को इकट्ठा करना था। स्तंभ 43 पर की गई नक्काशी केवल सजावट नहीं है, बल्कि ये लेबल निर्देश और इस जगह के निर्माण के उद्देश्य का स्थायी रिकॉर्ड है। लेकिन यहीं से चीजें और भी भयावह हो जाती हैं। स्थल पर मिली जानवरों की हड्डियों के अध्ययन, जिसे जीव जंतु विश्लेषण कहा जाता है, से कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। गोबेकली टेपे में मिले पक्षियों के अवशेषों में कौवे और गिद्धों की संख्या अधिक है जो मृत जानवरों का मांस खाते हैं। किसी धार्मिक मंदिर स्थल पर मृत जानवरों का मांस खाने वाले पक्षियों के अवशेषों की इतनी अधिक संख्या क्यों पाई गई, जब तक कि उन्हें जानबूझकर उस स्थान पर आकर्षित न किया गया हो या जब तक कि उनके खाने के लिए कुछ उपलब्ध न हो। मानव शव चबूतरों या जमीन पर पड़े थे, जिनका मांस गिद्ध नोचकर खा रहे थे, जबकि अनुष्ठान करने वाले लोग देख रहे थे, हड्डियां इकट्ठा कर रहे थे और प्रदर्शन के लिए खोपड़ियां तराश रहे थे। सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यह कोई शांतिपूर्ण पूजा स्थल नहीं, बल्कि मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए एक औद्योगिक स्तर का संयंत्र था। 2025 के उत्खनन सत्र ने इस व्याख्या का समर्थन करने वाले और भी सबूत प्रदान किए हैं। फरवरी में उत्खननकर्ताओं ने अनुष्ठानिक घेरे के निकट घरेलू संरचनाओं की खोज की घोषणा की। पीसने वाले पत्थरों, चकमक पत्थर के औजारों और दैनिक गतिविधियों के साक्ष्यों से सुसज्जित छोटी इमारतें मिलीं। यह केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां लोग रहते और काम करते थे। और वे किस पर काम कर रहे थे? हड्डियों के साक्ष्य बताते हैं कि वे शवों को संसाधित कर रहे थे। लेकिन ये शव किसके थे? क्या ये सम्मानित पूर्वज थे, आक्रमणों और संघर्षों में मारे गए शत्रु सैनिक थे, या बलि के शिकार थे? साक्ष्य हमें यह नहीं बता सकते, लेकिन वे यह जरूर बताते हैं कि यह प्रक्रिया सदियों से बार बार व्यवस्थित रूप से चलती रही। तलछट विश्लेषण से पता चलता है कि सूक्ष्म हड्डियों के टुकड़ों की परतें स्तरिक अनुक्रम में गहराई तक फैली हुई हैं। यह कोई क्षणिक प्रथा नहीं थी, यह पीढ़ियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक परंपरा थी। और गोबेकली टेपे अकेला नहीं था। एआई विश्लेषण को अब इस क्षेत्र के अन्य संबंधित स्थलों तक विस्तारित किया गया है। 11 किलोमीटर दूर स्थित कराहान टेपे में भी आश्चर्यजनक रूप से समान विशेषताएं दिखाई देती हैं। नक्काशीदार स्तंभों वाले गोलाकार घेरे। 2025 में उत्खननकर्ताओं ने वहां कुछ असाधारण खोजा। एक स्तंभ जिस पर एक प्रमुख मानव चेहरा उकेरा गया था। पूरे क्षेत्र में पहली बार किसी टी आकार के स्तंभ पर चेहरे की आकृतियां पाई गई हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि उन्हें गोबेकली टेपे से मेल खाने वाली मृत्यु प्रथाओं के मूर्तिकला संबंधी प्रमाण मिले हैं, जिसमें एक मृत व्यक्ति की मूर्ति है जिसका मुंह सिला या सील किया हुआ है। यह उस तरह का अंत्येष्टि व्यवहार है जिसकी उम्मीद तब की जा सकती है जब शवों को प्रदर्शित किया जा रहा हो या विशिष्ट अनुष्ठानिक तरीकों से तैयार किया जा रहा हो। एक अन्य स्थल सेबर्स में उत्खननकर्ताओं ने एक खड़े स्तंभ के आधार पर चट्टान में खुदा हुआ एक मानव चेहरा पाया, जो एक बड़े खुदे हुए आले के ठीक सामने स्थित था। यह स्थानिक संबंध गोबेकली टेपे में देखे गए संबंध के समान है। मृतकों के चेहरे खुदे हुए स्थानों के संबंध में स्थित हैं, संभवतः जहां शव या खोपड़ियां
प्रदर्शित की जाती थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के पैटर्न पहचान। एल्गोरिदम ने इन सभी स्थलों की प्रतीकात्मक प्रणालियों का विश्लेषण किया और उनमें उल्लेखनीय समानताएं और भिन्नताएं पाईं। वही मृत्यु से संबंधित चित्रगिद्ध, सिरविहीन आकृतियां, नक्काशीदार खोपड़ियां। लेकिन प्रत्येक स्थल की अपनी शैली, अपना दृष्टिकोण है। मानो 11,500 वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्वी तुर्की में सक्रिय एक ही मृत्यु पंथ के विभिन्न अध्याय हों। एक क्षेत्रीय समुदाय नेटवर्क, जहां सभी समुदाय एक समान अंत्येष्टि अनुष्ठान करते हैं, एक समान संरचनाएं बनाते हैं और मृत्यु को किसी पवित्र, किसी स्थायी, किसी पत्थर पर उकेरी गई वस्तु में रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इसके लिए आवश्यक संगठनात्मक जटिलता विस्मयकारी है। हम यहाँ छोटे पारिवारिक समूहों द्वारा अपने मृतकों को दफनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक समन्वित क्षेत्रीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसमें विशेषज्ञ कार्यकर्ता, साझा प्रतीकात्मक प्रणालियां और एक साथ कई स्मारकीय स्थलों का निर्माण और रखरखाव करने की रसद क्षमता शामिल है। लेकिन AI ने जो पाया वह शायद सबसे अधिक चिंताजनक है। जब तंत्रिका नेटवर्क ने विभिन्न समय अवधियों में खोपड़ी के संशोधनों की तकनीकी गुणवत्ता का विश्लेषण किया, तो उन्होंने एक पैटर्न का पता लगाया। खोपड़ी पर किए गए शुरुआती काम में उच्चतम कौशल, सबसे गहरी और सटीक खांचें और सबसे सावधानी पूर्वक स्थित छेद दिखाई देते हैं। जैसा है बाद के नमूनों में सटीकता में कमी, उथले कट और कम सावधानी पूर्वक स्थिति दिखाई देती है। ज्ञान लुप्त होता जा रहा था। पत्थर के स्तंभों पर की गई नक्काशी में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। सबसे पुराने परिसरों में सबसे बड़े स्तंभ, सबसे परिष्कृत नक्काशी और उच्चतम तकनीकी कौशल देखने को मिलते हैं। बाद के निर्माणों में छोटे स्तंभ, कम परिष्कृत कार्य और घटती महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। यह संस्कृतियों के विकास की हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता। समय के साथ कौशल में सुधार होना चाहिए, क्योंकि लोग तकनीक सीखते और परिष्कृत करते हैं। लेकिन गोबेकली टेपे और पूरे तास टेपेलर नेटवर्क में हमें इसका ठीक उल्टा देखने को मिलता है। पहले कौशल चरम पर पहुंचता है, फिर धीरे धीरे गिरावट आती है। ऐसा लगता है मानो इन स्थलों का निर्माण करने वाले लोग नई क्षमताओं का विकास करने वाले आविष्कारक नहीं, बल्कि उन परंपराओं के उत्तराधिकारी थे जिन्हें वे पूरी तरह से नहीं समझते थे। जरा सोचिए, इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या हो सकता है कि गोबेकली टेपे के शुरुआती निर्माता ऐसे लोग न हों जो पहली बार स्मारक निर्माण की अवधारणा को समझ रहे हों? क्या हो सकता है कि वे किसी प्राचीन परंपरा के अवशेष हों, ऐसे लोग जो पहले से ही पत्थर तराशना, शवों का अंतिम संस्कार करना और अपनी मान्यताओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए स्थायी स्मारक बनाना जानते हों? वे लोग जिनका ज्ञान लुप्त होता जा रहा था, जिनकी संस्कृति पतन की ओर थी और जिन्होंने इन स्थलों का निर्माण अपने बचे खुचे हिस्से को पूरी तरह से नष्ट होने से पहले संरक्षित करने के हताश प्रयास के रूप में किया था। लगभग 8000 ईसा पूर्व गोबेकली टेपे का जानबूझकर दफन किया जाना इस संदर्भ में एक नया अर्थ ग्रहण करता है। दशकों तक पुरातत्वविदों ने इसे एक अनुष्ठानिक समापन, एक पवित्र स्थल का औपचारिक परित्याग माना था। लेकिन हालिया भूवैज्ञानिक विश्लेषण कुछ और ही संकेत देता है। मिट्टी को यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं डाला गया था, बल्कि इसे सावधानीपूर्वक, लगभग सुरक्षात्मक ढंग से परतों में इस तरह से बिछाया गया था ताकि नीचे की संरचनाओं को संरक्षित किया जा सके। एक और बात है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यह दफनाना उस समय हुआ जब इस क्षेत्र में कृषि पूरी तरह से स्थापित हो रही थी, जब शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली का अंत हो रहा था
और स्थायी कृषि गांव बसने लगे थे। ऐसा लगता है मानो इन मृत्यु अनुष्ठानों का पालन करने वाले अंतिम लोगों ने अपनी जीवन शैली के अंत को देखते हुए अपनी बनाई हुई चीजों की रक्षा के लिए अंतिम प्रयास किया। उन्होंने उसे दफना दिया, इसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि छिपाने के लिए, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए, जब शायद इसे फिर से समझा जा सके। क्योंकि वे जानते थे कि वे ही आखिरी लोग थे जिन्हें याद था कि इसका क्या मतलब था। वे अंतिम लोग थे जिन्होंने गिद्धों के महत्व, सावधानी पूर्वक तराशी गई खोपड़ियों और मृतकों के अंतिम संस्कार स्थलों को चिह्नित करने वाले स्तंभों की सटीक स्थिति को समझा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने अब तक दबे हुए अवशेषों के पूरे क्षेत्र का मानचित्रण कर लिया है। 20 गोलाकार घेरे, संभवतः इससे भी अधिक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का अनुमान है कि कम से कम 200 अतिरिक्त T आकार के स्तंभ जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक पर नक्काशी हो सकती है जो यहाँ की प्रथाओं के बारे में अधिक जानकारी दे सकती है। लेकिन स्थल का केवल 5 से 10% भाग ही उत्खनित किया गया है। शेष भाग ठीक उसी अवस्था में दफन है जैसा कि 12,000 वर्ष पहले था, और संलग्नक D के नीचे स्कैन द्वारा पता लगाया गया वह खाली स्थान अभी तक अनछुआ है। किसी ने भी उसे खोला नहीं है। किसी ने भी अंदर झांककर यह देखने की कोशिश नहीं की है कि गिद्धों और सिर कटे आदमियों के चित्रों से चिह्नित स्तंभ के नीचे उस कृत्रिम स्थान में कुछ बचा है या नहीं। शोध दल सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है और खुदाई के ऐसे प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है जिससे वे सबूतों को नष्ट किए बिना जो कुछ भी प्राप्त करें उसे दस्तावेजित कर सकें। लेकिन एक बात शोधकर्ताओं की नींद उड़ा रही है। सूक्ष्मदर्शी से हड्डियों के विश्लेषण में तलछट में मानव अवशेष पाए गए हैं। फोरेंसिक मानव विज्ञानी अभी तक सभी हड्डियों के टुकड़ों की निश्चित रूप से पहचान नहीं कर पाए हैं। इनमें से अधिकांश स्पष्ट रूप से मानव हड्डियां हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की सहायता से किए गए विश्लेषण में सबसे गहरी परतों में कई विसंगतियों का पता चला है। हड्डियों के टुकड़े जो सामान्य मानव आकार से बड़े हैं, खोपड़ी के टुकड़े जिनकी संरचनात्मक विशेषताएं आधुनिक मानव मापदंडों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। रिपोर्ट में इन असामान्यताओं का सावधानीपूर्वक उल्लेख किया गया है, लेकिन इनके मूल कारण के बारे में कोई अटकल नहीं लगाई गई है। लेकिन इसके निहितार्थ अनकहे ही सही अस्पष्ट रूप से अनकहे समझे जा रहे हैं। यदि बाढ़े D के नीचे उस खालीपन में कुछ है, यदि उस कृत्रिम स्थान में कुछ अवशेष संरक्षित हैं, तो वे सभी मानव अवशेष नहीं हो सकते जैसा कि हम समझते हैं। और इससे ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर पुरातत्व शास्त्र देने में सक्षम नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विश्लेषण ने सतह के नीचे की स्कैनिंग में कुछ और भी खोजा है जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई है। द्वितीयक रिक्त स्थान। संलग्नक D के नीचे मुख्य कक्ष से जुड़े छोटे खोखले स्थान जो चट्टान में जानबूझकर खोदी गई नालियों के माध्यम से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। भूमिगत स्थानों का एक जाल जो पूरी तरह से सुनियोजित और आपस में जुड़ा हुआ है और स्थल पर मौजूद सबसे भव्य अनुष्ठानिक संरचनाओं के ठीक नीचे स्थित है। इनका उद्देश्य क्या था? भंडारण प्रदर्शन। प्रसंस्करण स्कैन से इनके अस्तित्व का पता चलता है, लेकिन इनके भीतर क्या है यह नहीं बताया जा सकता। इसके लिए खुदाई की आवश्यकता होगी। अब तक मिले मानव अवशेषों की संवेदनशीलता को देखते हुए और संभवतः 12,000 वर्ष पुराने अंत्येष्टि स्थल की खुदाई के धार्मिक और सांस्कृतिक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए तुर्की अधिकारी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा का विश्लेषण करना जारी रखे हुए है। नए पैटर्न, नए संबंध और नए सबूत खोज रही है जो यह दर्शाते हैं
कि गोबेकली टेपे हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग था। तलछट के नमूनों से घेरे के आसपास के क्षेत्रों में बार बार आग लगने की घटनाओं के प्रमाण मिलते हैं। उच्च तापमान, जैविक पदार्थों का जलना, अंत्येष्टि चिताओं या दाह संस्कार से मिलते जुलते पैटर्न। रासायनिक संकेत मानव ऊतकों के जलने से अपेक्षित संकेतों से मेल खाते हैं। क्या कुछ शवों को जलाया गया जबकि अन्य को गिद्धों ने खाया? क्या मृतकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग व्यवहार किए गए साक्ष्य बताते हैं कि एक साथ कई अंत्येष्टि प्रक्रियाएं चल रही थीं? एक परिष्कृत मृत्यु पंथ जिसमें जटिल अनुष्ठान, अनेक प्रक्रियाएं और विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल थे जो शव को पवित्र वस्तुओं में परिवर्तित करने का सटीक तरीका जानते थे जिन्हें प्रदर्शित और पूजा जा सके। और एक बात जो इसे और भी भयावह बनाती है वह यह है कि तलछट में पाए गए हड्डियों के टुकड़ों की मात्रा से पता चलता है कि इस स्थल के सक्रिय उपयोग की अनयद्ध के दौरान हजारों व्यक्तियों को यहां संसाधित किया गया था। दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के सांख्यिकीय विश्लेषण ने उत्खनन क्षेत्रों में अवशेषों के घनत्व से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार द्वारा प्रकट किए गए कुल स्थल क्षेत्र का अनुमान लगाया है। इसके अनुसार भूमिगत निक्षेपों में 5,000 से 15,000 मानव अवशेष हो सकते हैं। ये सब कहां से आए? शिकारी संग्रहकर्ताओं की एक क्षेत्रीय आबादी के सक्रिय काल में इतने सारे शव उत्पन्न नहीं हो सकते थे जब तक कि कुछ और न हो रहा हो, जब तक कि लोगों को विशेष रूप से प्रसंस्करण के लिए यहां न लाया गया हो, जब तक कि यह कोई तीर्थ स्थल न हो जहां दूर दूर के क्षेत्रों से मृतकों को अनुष्ठानिक उपचार के लिए लाया जाता हो। मृतकों को पूर्वजों में पवित्र वस्तुओं में, हड्डियों और पत्थरों में तराशे गए स्थायी स्मारकों में रूपांतरित करने का एक कारखाना। इस विशालता को ध्यान में रखते हुए गिद्ध की प्रतीकात्मकता एक नया अर्थ ग्रहण करती है। गिद्ध श्रमिक थे, प्रसंस्करणकर्ता थे। वे पवित्र पक्षी थे जो मांस नोचकर आत्माओं को मुक्त करते थे। मनुष्यों ने खोपड़ियों को तराशा और हड्डियों को व्यवस्थित किया, लेकिन रूपांतरण का कठिन कार्य गिद्धों ने किया। गोबेकली टेपे का निर्माण करने वाले लोग उनका सम्मान करते थे, उन्हें स्तंभों पर उकेरते थे और उन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म की उस प्रमुख पौराणिक कथा में समाहित करते थे जिसने इस पूरी संस्कृति को संचालित किया। जब क्लाउस श्मिट ने पहली बार इस स्थल को खोजा तो उन्होंने एक मंदिर देखा। यह वह स्थान है जहां धर्म की उत्पत्ति हुई, जहां मनुष्य ने पहली बार साझा मान्यताओं के आधार पर खुद को संगठित किया। और शायद वह इस बारे में सही था, लेकिन यह धर्म फसल के देवताओं या आकाश के पिताओं के बारे में नहीं था, बल्कि मृत्यु के बारे में था। एआई विश्लेषण ने हमें आंकड़े प्रदान किए हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने हमें वह सब कुछ दिखाया है जो अभी भी छिपा हुआ है। फोरेंसिक मानव विज्ञान ने खोपड़ी में किए गए बदलावों और मांस हटाने के निशानों को दस्तावेजित किया है। तलछट विश्लेषण से हड्डियों के टुकड़े और रक्त के अवशेष मिले हैं। प्रतिमा संबंधी विश्लेषण से स्तंभ 43 को आकाश अंत्येष्टि के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में समझा गया है। सभी प्रमाण एक ही दिशा में इशारा करते हैं। गोबेकली टेपे एक शांतिपूर्ण मंदिर नहीं था, बल्कि यह औद्योगिक पैमाने पर मृतकों के अंतिम संस्कार का केंद्र था। एक ऐसा शवगृह परिसर जहां हजारों शवों को व्यवस्थित अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रूपांतरित किया गया, जिनमें देह विच्छेदन, खोपड़ी में बदलाव और स्थायी प्रदर्शन शामिल थे। मृत्यु का कारखाना। और सबसे भयावह बात, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया। हमें नहीं पता कि इन लोगों को इन विशाल संरचनाओं का निर्माण करने, पीढ़ियों का श्रमदान करने और मृतकों के निपटान के लिए
इतनी परिष्कृत तकनीक विकसित करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? हमें नहीं पता कि वे क्या मानते थे कि गिद्धों द्वारा ले जाई गई आत्माओं का क्या होगा। हमें नहीं पता कि खोपड़ियां उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थीं कि उन्होंने उन्हें तराशा, छेदा और प्रदर्शन के लिए लटका दिया। हमें नहीं पता कि किन लोगों की जांच की जा रही थी या वे कहां से आए थे। हमें नहीं पता कि बाढ़े डी के नीचे उस खाली जगह में क्या है या द्वितीयक कक्षों में क्या है। हमारे पास जो हुआ उसके भौतिक प्रमाण तो हैं, लेकिन कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है, ठीक उसी गहराई में दबा हुआ है जितनी गहराई में खुद बाड़े दबे हुए हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से पता चलता है कि जमीन के नीचे अभी बहुत कुछ छिपा है। 20 घेरे, 200 खंभे, अनगिनत खाली जगहें, कक्ष और चट्टान में बनी हुई जगहें जिनके उद्देश्य के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। और इन सब के नीचे सबसे गहरी परतों में हड्डियों के वे असामान्य टुकड़े हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सब कुछ मैप कर लिया है, सब कुछ माप लिया है, हर डेटा पॉइंट का विश्लेषण कर लिया है, लेकिन यह हमें इसका अर्थ नहीं बता सकती। यह हमें यह नहीं बता सकती कि सभ्यता के कथित आरंभ में किसी संस्कृति ने मृतकों के प्रसंस्करण के लिए कारखाना क्यों बनाया, उन्होंने पत्थर पर गिद्धों की आकृतियां क्यों उकेरीं, या उन्होंने छेदों से पिरोई गई डोरियों से मानव खोपड़ियां क्यों लटकाईं। यह हमें यह नहीं बता सकती कि उन्होंने इतनी परिष्कृत, इतनी संगठित, इतनी स्थायी प्रणाली क्यों बनाई कि 12,000 साल बाद भी हमें इसके प्रमाण मिल रहे हैं। 2025 के स्कैनिंग सत्र ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, गोबेकली टेपे वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। यह कुछ ज्यादा ही रहस्यमय, कुछ ज्यादा ही अजीब है, कुछ ऐसा जो हमारे पूर्वजों और मृत्यु के साथ उनके संबंध के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देता है। स्कैन से हमें पता चलता है कि वहां क्या है, फोरेंसिक सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन भयावह स्थिति सिर्फ वही नहीं है जो हमें मिली है। यह वह सब कुछ है जो जमीन के नीचे छिपा है, गिद्ध स्तंभों के नीचे, उन अनखुले स्थानों में, उन जुड़े हुए कक्षों में जिन्हें एआई ने मैप किया है लेकिन किसी इंसान ने नहीं देखा है। वहां और क्या है उन्होंने, और क्या छिपाया है। जब हम अंततः बाड़े डी के नीचे, गिद्ध पत्थर के नीचे, उस प्राचीन मृत्यु साधकों द्वारा सावधानी पूर्वक चिह्नित स्थान के नीचे उस मुख्य खाली स्थान की खुदाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एआई स्कैन कर सकता है, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार मैप कर सकता है, एल्गोरिदम उन पैटर्नों का पता लगा सकते हैं जो मानवीय दृष्टि से अदृश्य हैं, लेकिन वे हमें यह नहीं बता सकते कि जब हम उन भूमिगत कक्षों को खोलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। वे हमें यह नहीं बता सकते कि क्या हम 12,000 साल पहले गोबेकली टेपे में घटी घटना के बारे में सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अगर इस स्थल का निर्माण मृत्यु, परिवर्तन, जीवन और क्षय के चक्रों के बारे में एक संदेश को संरक्षित करने के लिए किया गया था, तो क्या होगा जब हम अंततः समझ जाएंगे कि वे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? क्या होगा जब हम उनकी चेतावनी को उसी तरह ग्रहण करेंगे जैसे वे अपने मृतकों को ग्रहण करते हैं, सावधानी पूर्वक, व्यवस्थित रूप से समझ की कमी को ज्ञान में परिवर्तित करते हुए? क्या हम चाहेंगे कि हमने इसे दफन ही रहने दिया होता? तुर्की की उस पहाड़ी पर पत्थर अभी भी मौजूद हैं, स्तंभों पर अभी भी गिद्धों और बिना सिर वाले पुरुषों की आकृतियां खुदी हुई हैं। संलग्नक डी के नीचे का खाली स्थान अभी भी अछूता है, अपने रहस्यों को संजोए हुए है। जब इन मृत्यु अनुष्ठानों के अंतिम अनुयायियों ने अपने पवित्र स्थल को दफनाकर चले गए थे, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने इसके अस्तित्व को दर्शाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसके आयामों की गणना की है, द्वितीयक कक्षों से इसके संबंधों का मानचित्रण किया है और इसके ऊपर की तलछट परतों में विसंगतियों को चिह्नित किया है। सारी तकनीक, सारा विश्लेषण,
सारे आंकड़े एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। गोबेकली टेपे में कुछ भयावह घटित हुआ, कुछ ऐसा जो सुनियोजित, जटिल और धार्मिक प्रथाओं के बारे में हमारी आधुनिक समझ से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी मृत्युपंथी संस्था जिसका व्यापक प्रभाव हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, और इसका 90% हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है, इंतजार कर रहा है, ठीक उसी रूप में संरक्षित है जैसा कि 12,000 साल पहले दफनाया गया था। स्कैन से और क्या पता चलेगा एआई और कौन कौन से खाली स्थान खोजेगा उन विशाल पत्थर के स्तंभों के नीचे, और कौन कौन से कक्ष, मार्ग और कृत्रिम स्थान छिपे हैं, यह जानने का एकमात्र तरीका है खुदाई जारी रखना, स्कैन करना और विश्लेषण करना। लेकिन हर नई खोज के साथ स्थिति और भी भयावह होती जाती है, सबूत और भी भयावह होते जाते हैं, प्रथाएं और भी जटिल और समझ से परे होती जाती हैं। हमें लगा था कि हमें एक मंदिर मिल गया है, लेकिन हमें मृतकों का कारखाना मिला, और हम अभी अभी यह समझना शुरू कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है।